ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। फीचर्स मीन्स विशेषताएं, डेमोक्रेटिक प्रजातंत्र, एक गवर्नमेंट प्रजातंत्र मीन्स सरकार, गवर्नमेंट मीन्स सरकार एंड डेमोक्रेटिक मीन्स प्रजातंत्र। एक प्रजातांत्रिक सरकार की विशेषताओं के विषय में हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। हैव यू हियर्ड अबाउट नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के विषय में सुना है? डू यू नो दैट ही स्पेंट 27 ईयर्स इन प्रिजन? उन्होंने अपने लाइफ के 27 ईयर्स जेल में बिताए थे। टू फाइट अपार्थाइड, जो रंग भेद व्यवस्था थी उसके खिलाफ उन्होंने विरोध किया था। एक रंग के आधार पर किसी वर्ग को अलग कर देना, अपार्टनेस, अवहेलना कर देना उसकी, इसके विरोध में उन्होंने संघर्ष किया था। अफ्रीका में जो वाइट पीपल्स थे, वाइट मेजॉरिटी थी, वो ब्लैक पीपल्स को अलग रखती थी। उनके साथ रंगभेद व्यवस्था वहाँ पर मौजूद थी जिसको अपार्थाइड सिस्टम कहा गया था। उसके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया और 27 ईयर्स अपने जेल में बिताए थे। ही लिबरेटेड हिज कंट्री साउथ अफ्रीका फ्रॉम द टायरनी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, रंगभेद व्यवस्था थी, उसके कारण जो शोषण हो रहा था साउथ अफ्रीका में, उससे उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराया था। बट व्हाट इज़ अपार्थाइड? अपार्थाइड होता क्या है? In South Africa, the majority black population was under the rule of white minority. वहाँ पर जो मेजॉरिटी पीपल्स थी, मीन सबसे अधिक संख्या वहाँ पर ब्लैक पॉपुलेशन की मानी जाती थी, लेकिन वो किसके अंडर में थी? वाइट माइनॉरिटीज़ के अंडर में चल रही थी। द यूरोपियन इन पावर केम अप इन द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड। अब जो यूरोपियंस थे वो पावर में आ गए अपार्थाइड सिस्टम के कारण। एंड इस सिस्टम द रेशियल सेग्रेगेशन, जिसमें रंग भेद के आधार पर अलग कर दिया जाता है किसी वर्ग को, सो दैट दे कुड कंट्रोल द इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम ऑफ द कंट्री। इस तरह से उन्होंने उस देश की सोशल और इकोनॉमिक दोनों कंडीशंस को अपने कंट्रोल में ले लिया था। दिस पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रेगेशन, इस रंग भेद के व्यवस्था के कारण जो अलग कर दिया गया वर्ग को, डिनाइड द नॉन यूरोपियन, जो नॉन यूरोपियन पीपल्स थे, मीन्स जो अफ्रीका के नागरिक थे, ग्रुप ऑफ एनी राइट्स, उनको कोई राइट नहीं था, उनको सभी राइट से, अधिकार से वंचित कर दिया गया था। दे कुड नॉट वोट, ना तो वो वोट कर सकते थे। कुड नॉट ओन लैंड, ना ही वो अपनी ज़मीनें खरीद सकते थे। कुड नॉट ट्रैवल इन सेम कंपार्टमेंट इन द ट्रेन, ना ही वो सेम कंपार्टमेंट में यूरोपियंस के साथ ट्रैवल कर सकते थे ट्रेन्स में। एंड कुड नॉट इवन गो द सेम रेस्टोरेंट्स, और ना ही सेम रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में जहाँ पर यूरोपियन पीपल्स जाते थे वहाँ पर जा सकते थे। दे नीडेड टू कैरी आइडेंटिफिकेशन पेपर्स एंड वर ऑफन डिनाइड, उनको अपने साथ हमेशा अपना पहचान पत्र लेकर रखना होता था। एंड दे ऑफन एम्प्लॉयमेंट, और उनको एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार के लिए भी कुछ निश्चित ऑफिसेज में, जो निश्चित ऑफिसेज थे वहाँ पर रोज़गार के लिए भी उनको इनकार कर दिया जाता था। दिस प्रैक्टिस विच स्टार्टेड इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, यह प्रैक्टिस जो थी वो शुरू हुई थी 19th सेंचुरी की शुरुआत में। रोज टू इट्स हाइट्स, और अपनी ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी बिटवीन 1948 टू 1944। नेल्सन मंडेला एंड ए विंग ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्टार्टेड ए मूवमेंट। उसके बाद नेल्सन मंडेला और नेशनल कांग्रेस की विंग समूह ने इस व्यवस्था के खिलाफ, अगेंस्ट अपार्थाइड, इस अपार्थाइड व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की। एंड इन अर्ली 1960s, इन 1962 मंडेला वाज अरेस्टेड। 1962 में नेल्सन मंडेला को अरेस्ट कर लिया गया फॉर बीइंग इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट, क्योंकि वो इस मूवमेंट में इन्वॉल्व थे, उसमें शामिल थे। अपार्थाइड वाज प्रैक्टिस्ड टिल 1990, जो अपार्थाइड व्यवस्था थी वो 1990s तक चलती रही। एंड वाज फॉर्मली अबॉलिश्ड व्हेन कंट्रीज फर्स्ट मल्टीरेशियल इलेक्शंस वर हेल्ड, और यह व्यवस्था तब प्रतिबंधित की गई जब देश में मल्टीरेशियल मीन्स सभी वर्ग के पीपल्स का एक मल्टीरेशियल इलेक्शंस हुआ इन 27 अप्रैल 1994। एंड नेल्सन मंडेला वाज इलेक्टेड द फर्स्ट नॉन यूरोपियन प्रेसिडेंट, और नेल्सन मंडेला फर्स्ट नॉन यूरोपियन प्रेसिडेंट के रूप में साउथ अफ्रीका में नियुक्त किए गए on 10th May 1994. Thus in 1994 South Africa became a democratic country. इस तरह से साउथ अफ्रीका एक प्रजातांत्रिक देश बन गया, where people of all races were considered equal, और उनके शासन व्यवस्था में सभी वर्गों के पीपल्स को, सभी रंगों से बिलोंग करने वाले पीपल्स को
इक्वल माना गया, उनको सभी को समानता का दर्जा दिया गया था। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक प्रजातांत्रिक सरकार होती क्या है? ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए गवर्नमेंट, वह सरकार इन विच द इलेक्शंस, जो इलेक्टेड होते हैं, जो सरकार होती है वो इलेक्ट की जाती है बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, देश के नागरिकों के द्वारा। इट सिंबलाइज द रूल ऑफ पीपल एज द गवर्नमेंट डिराइव्स इट्स अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी फ्रॉम द पीपल। अब यहाँ पर जो नियम होते हैं, रूल ऑफ द पीपल, यह प्रतीक होता है देश में सरकार जनता के रूल्स के रूप में काम करता है, और एक अथॉरिटी सरकार को जो मिलती है लेकिन एक लेजिटिमेसी के अंतर्गत, मीन्स सरकार को लिमिट कर दिया जाता है पीपल्स के राइट्स के आधार पर। देयर आर मैनी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, सरकार की बहुत सारी फॉर्म होती हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी। हाउएवर देयर आर सर्टेन बेसिक फीचर्स, और उसकी कुछ विशेषताएं भी मानी जाती हैं, लेकिन कुछ बेसिक प्रमुख विशेषताएं होती हैं जो सभी प्रजातांत्रिक सरकारों में कॉमन मानी जाती हैं। फर्स्ट इज पार्टिसिपेशन, किस तरह से हम पार्टिसिपेट करते हैं सरकार में। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका प्रिवेंटेड नॉन यूरोपियन फॉर्म पार्टिसिपेटिंग इन डे टू डे वर्किंग ऑफ द कंट्री। जो अपार्थाइड व्यवस्था चल रही थी देश में साउथ अफ्रीका में, उसके कारण जो जनता थी उनका कोई योगदान नहीं था, नॉन यूरोपियन पीपल्स का कोई योगदान नहीं था डे टू डे वर्किंग ऑफ द कंट्री में। दिस रिजल्ट इन नॉन यूरोपियन मिसिंग आउट ऑल बेनिफिट्स, जिसके कारण जितने भी नॉन यूरोपियंस पीपल्स थे वो सभी बेनिफिट्स को मिस कर रहे थे। दिस प्रूव्स दैट पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इज इम्पोर्टेंट, यह बताता है कि जो पार्टिसिपेशन है, योगदान है पीपल्स का, वो प्रमुख है इन ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, एक प्रतिनिधित्व सरकार में। पार्टिसिपेशन इंश्योर दैट, पार्टिसिपेशन निश्चित करता है कि पीपल अवेयर हैं डिसीजन टेकिंग में। एंड राइट टू पार्टिसिपेशन हैपन इन द फॉलोइंग वेज, जो पार्टिसिपेशन की व्यवस्था होती है वो इन वेज में फॉलो होती है। फर्स्ट इज राइट टू वोट, वोटिंग का अधिकार। राइट टू वोट इज ए अटमोस्ट इम्पोर्टेंस इन ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। वोट का अधिकार एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की। ऑल एडल्ट्स ऑफ ए कंट्री, जितने भी एडल्ट पीपल्स होते हैं किसी देश के, उनके पास वोटिंग का अधिकार होता है इलेक्शंस में। दे कैन सिलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, वोटिंग के थ्रू वो अपने प्रतिनिधित्व को चुन सकते हैं। दे ऑल्सो हैव द राइट टू री इलेक्ट, और उनके पास यह अधिकार भी होता है कि वो री इलेक्ट कर सकें, दोबारा चयन कर सकें सेम रिप्रेजेंटेटिव का, या फिर अनोदर अन्य रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सके अगर वो उनकी जो इच्छाएं हैं, मीन्स जो उनकी ज़रूरत है उनको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं, जो उनकी प्रमुख चॉइस थी, प्रीवियस चॉइस थी विद देयर प्रीवियस चॉइस। मीन्स नेक्स्ट इलेक्शन में अगर जो प्रतिनिधि उन्होंने पहले इलेक्शन में चुना है, अगर वो उनके अनुरूप सही काम नहीं करते हैं तो उनके पास ऑप्शन होता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में वो री इलेक्ट कर सके, अपने प्रतिनिधि को बदल सकें। राइट टू ओपिनियन, अपनी ओपिनियन का अधिकार। पीपल ऑल्सो हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ फ्रीली, लोगों को अधिकार होता है अपने व्यूज़ को फ्रीली एक्सप्रेस करने का। इफ़ दे आर नॉट कंफर्टेबल विद एनी डिसीजन, अगर वो सरकार के द्वारा लिए गए किसी निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तब वो अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। पीपल जनरली एक्सप्रेस देयर कंसर्न बाय गोइंग टू मीडिया, अब ये तरीके होते हैं मीडिया के थ्रू, जस्ट लाइक न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, इंटरनेट, रेडियो, विच इन टर्न वॉइसेस एंड कंसर्न ऑफ द पीपल, यहाँ पर लोगों की आवाज़ को प्रेजेंट किया जाता है। दे ऑफन टेक्स थिंग्स इन देयर ओन हैंड्स टू, और कुछ तरीके ऐसे भी होते हैं जिसमें वो चीज़ों को अपने हाथ में लेते हैं, जस्ट लाइक ऑर्गेनाइज रैलीज, धरनाज, फास्ट टू अट्रैक्ट द अटेंशंस, मीन्स अनशन पर बैठ जाना सरकार के अटेंशन को अपनी ओर खींचने के लिए। ये सब भी तरीके होते हैं जिनके थ्रू जो जनता होती है वो अपनी ओपिनियन को प्रेजेंट करती है। एवरी टाइम देयर इज़ ए हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल, आप जब भी देखते हो जब भी पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो क्या होता है, एक आवाज़ हमें बुलंद होती नज़र आती है। पीपल वॉइस देयर कंसर्न एंड मोर ऑफन देन नॉट द प्राइस इज marginally reduced to oppose the people similarly, तो इस तरह से जो जनता होती है वो विरोध करती है जब प्राइस बढ़ते हैं किसी चीज़ों के,
सिमिलरली वैन एवर रेट्स ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़, और जब ज़रूरी चीज़ों के सामान के दाम बढ़ जाते हैं तो उसके कारण भी इस तरह की वॉइस हमें उठती हुई नज़र आती हैं। एंड ब्रिंग डाउन इवन थ्रू मर्जनली एंड मैनेज टू ब्रिंग डाउन, और इस तरह से मैनेज किया जाता है जिससे कि उनके प्राइसेस को डाउन किया जा सके। इन स्पाइट ऑफ द वेरियस चैनल्स अवेलेबल फॉर रेजिंग कंसर्न, अलग अलग चैनल्स भी हैं जो इस तरह की कंसर्न चिंताओं को दिखाते हैं। नॉट ऑल आवर डिमांड्स आर फुलफिल टू क्रिएटेड टू, लेकिन हमारी सभी डिमांड्स इस तरह से फुलफिल नहीं होती। बट इट डज रिमाइंड द गवर्नमेंट, लेकिन यह रिमाइंड कराती है सरकार को कि वो जनता के प्रति जवाबदेह है, देश के प्रति जवाबदेह है। जितनी भी पॉलिसीज़ वो लागू करेगी उसको उनका जवाब देना होगा। तो इस तरह की पॉलिसीज़ निर्धारित करती हैं सरकार की अकाउंटेबिलिटी को। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, जो विवाद होते हैं उनका समाधान। हैव यू एवर फॉट विद समवन इन क्लास, कभी आपने क्लास में किसी के साथ झगड़ा किया है? ऑन फेस सिचुएशन वेयर टू ग्रुप्स हैव टू डिफरेंट थॉट्स एंड बिकेम इनडिस्टिंक्टिव एज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। कभी कभी क्या होता है, दो ग्रुप्स होते हैं, किसी विचारधारा पर उनके बीच मतभेद होते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। व्हाट हैपन इन सच सिचुएशन, इस सिचुएशन में क्या होता है? हु इंटरेस्ट टू हेल्प, उनके बीच समझौता कराने के लिए कौन हेल्प करता है? इन सच सिचुएशन द कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज आर सो पोसेस्ड विद देयर आइडियाज दैट द टीचर इंटरवेन एंड सॉर्ट्स द प्रॉब्लम आउट। जब क्लास में ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या होता है, टीचर उनके बीच मध्यस्थ का काम करती है, उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती है। सिमिलरली व्हेन पीपल गेट इनटू ए कॉन्फ्लिक्ट, इसी तरह से जब लोगों के बीच, जनता के बीच मतभेद होता है, सरकार के बीच मतभेद होता है कुछ कदमों को लेकर, तो इन सब में स्टेप्स टू रिजॉल्व मैटर एंश्योर पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व। तो क्या होता है, जो पार्टीज इस तरह के मैटर्स में इन्वॉल्व होती हैं उनके बीच सहयोग के हिसाब से, पीसफुली एग्जिस्टेंस के हिसाब से समझौते कराए जाते हैं, रिजोल्यूशंस कराए जाते हैं। अब बात उठती है व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट, मतभेद होते क्या हैं, कॉन्फ्लिक्ट मतभेद क्या होते हैं, इसको हम कैसे समझें कि मतभेद होते क्या हैं। द सिचुएशन इन विच पीपल आर इन्वॉल्व इन सीरियस डिसएग्रीमेंट, वह परिस्थिति, वह सिचुएशन जिसमें पीपल डिसएग्रीमेंट में इन्वॉल्व हो जाते हैं, सीरियस, वह मुद्दा सीरियस हो जाता है, उसको हम मतभेद कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल इन ए कंट्री एज बिग एंड डाइवर्स एज इंडिया, जैसा हमारा भारत देश है, एक विशाल देश है, एक विभिन्नताओं वाला देश है, वहाँ पर इस तरह के मतभेद उठना आम बात है। इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, हमारे देश में डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, धर्म है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, और एथिकली मीन्स विचारधाराओं के आधार पर भी यहाँ पर मतभेद हैं। कॉन्फ्लिक्ट अराइज व्हेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स डू नॉट एग्री द सर्टेन इशू, कॉन्फ्लिक्ट मतभेद तब उत्पन्न होते हैं जब जो लोग होते हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं और कुछ मुद्दों पर वो एग्री नहीं होते। और व्हेन पीपल ऑफ वन ग्रुप फील डिस्क्रिमिनेटेड, या फिर कोई एक ग्रुप ऐसा है जो दूसरे ग्रुप से अपने आप को शोषित महसूस करता है, तब मतभेद जैसी विचारधारा हमें देखने को मिलती है। दे आर मैनी वेज इन विच ए कॉन्फ्लिक्ट एक्सप्रेस, बहुत सारे वेज होते हैं जिनके थ्रू हम मतभेदों को, कॉन्फ्लिक्ट्स को बता सकते हैं। सम कॉन्फ्लिक्ट्स आर एक्सप्रेस्ड पीसफुली, कुछ मुद्दे तो ऐसे होते हैं जिसमें पीपल्स अपने मतभेद को शांतिपूर्वक तरीके से, शांतिपूर्वक मार्च निकालकर, रैलीज के थ्रू, प्रोटेस्ट इन नॉन वायलेंट वेज मीन्स अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात को रखते हैं। बट सम कॉन्फ्लिक्ट बिकेम वायलेंट, लेकिन कई बार क्या होते हैं, कई झगड़े ऐसे होते हैं जो हिंसक हो जाते हैं और जिसके कारण लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का ह्रास होता है। हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, इसलिए इम्पोर्टेंट है इन मतभेदों को सुलझाना। एमिकेबल रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन डेमोक्रेटिक ऑर्डर इन द कंट्री। भारत में, देश में, किसी भी देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था को स्थापित रखना, बनाए रखने के लिए एक सुचारू समाधान जरूरी होता है। कॉन्फ्लिक्ट शुड बी रिजॉल्व थ्रू डायलॉग्स, नेगोशिएशन। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किए जा सकते हैं बातचीत के द्वारा, एक दूसरे के मतभेदों के बीच जो भी वेज हैं उनको जानकर, इन ए वे दैट ऑल अग्रीड पार्टीज आर सेटिस्फाइड विद द सिचुएशन,
बातचीत के द्वारा जब दोनों पार्टीज सिचुएशन पर एग्री होती हैं, सेटिस्फाइड होती हैं, तो सोल्यूशन निकाला जा सकता है। कोर्ट्स ऑफ द लैंड हैव बीन गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिजॉल्विंग डिसएग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। इसी तरह से न्यायालयों की व्यवस्था की गई है पार्टीज के बीच जब डिफरेंसेस होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। द गवर्नमेंट ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सरकार का भी इस तरह के मतभेदों के समाधान में रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल इन कावेरी वाटर डिस्प्यूट, जब हम कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच कावेरी वाटर की डिस्प्यूट को बंटवारे को लेकर डिस्प्यूट हुआ, द राइट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पीपल्स टू द वाटर ऑफ द रिवर विच क्रॉस बोथ स्टेट्स, क्योंकि यह रिवर का पानी दोनों स्टेट से होकर गुजरता था। आफ्टर ऑलमोस्ट 16 ईयर्स ऑफ हियरिंग, 16 साल की लगातार हियरिंग के बाद, द केस वाज सेटल्ड बाय द कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के थ्रू यह जो मुद्दा था, कन्फ्लिक्ट था, वो सेटल्ड हुआ। इक्वालिटी एंड जस्टिस वाइल रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, जब हम किसी भी कन्फ्लिक्ट का समाधान करते हैं, द गवर्नमेंट नीड्स टू अपहोल्ड द की आइडियाज़ ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो सरकार को ज़रूरत होती है कि किसी भी मुद्दे के समाधान में वह न्याय और समानता दोनों को बरकरार रखे। द डिसीजन शुड नॉट बी बाइज्ड, किसी एक मुद्दे की ओर, किसी एक ग्रुप की ओर यह डिसीजन नहीं होना चाहिए, किसी के फेवर में नहीं होना चाहिए। एंड शुड बी मेड ऑन द बेसिस दैट नो वन इज़ मोर इक्वल दैन अदर। मीन्स इस बेस पर होना चाहिए कि कोई भी मोर अधिक नहीं है, दोनों इक्वल हैं और उसी बेस पर इसमें डिसीजन लिया जाना चाहिए। एबोलिशंस टू द गवर्नमेंट ऑल्सो एंश्योर इक्वालिटी, तो जो सरकार का रोल होता है वो निश्चित करे इक्वालिटी को, जस्टिस टू द पीपल ऑफ एवरी लेवल, सभी लेवल पर। जस्टिस एंड इक्वालिटी आर इनरेस्पॉर्टेबल आइडियाज़। न्याय और समानता यह एक प्रमुख विचार है। विदाउट जस्टिस टू ऑल, इस मुद्दे को लेकर कि सभी के लिए न्याय, सभी को इक्वालिटी, अगर हम ये मुद्दा नहीं रखेंगे तो आप किसी के बीच भी ना तो जस्टिस कर सकते हो, ना ही किसी को भी न्याय देने से इनकार कर सकते हो। द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो अछूत की भावना थी उसका एबोलिशन हुआ, प्रतिबंध लगाया गया उस पर। यह एक सामाजिक ईवल मानी जाती थी। वुमेन सफ्रेज मीन्स महिलाओं को अधिकार नहीं था वोटिंग का, यह भी एक मुद्दा रहा, उन्होंने भी आंदोलन किया। तो द गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड टू अपहोल्ड द वैल्यूज़ लेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर सरकार को क्या करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो वैल्यूज़ निर्धारित की गई हैं उनकी थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। इन एडिशन टू दिस द गवर्नमेंट ऑल्सो वर्क्स टुवर्ड प्रोटेक्टिंग द राइट्स टू गर्ल्स चाइल्ड। इसी के तहत जो सरकारें हैं वो गर्ल चाइल्ड्स के अधिकारों को भी प्रोटेक्ट कर रही हैं। एड्रेसेस अदर सच सोशल इशूज़, और इसी तरह के जितने भी मुद्दे हैं उनको भी प्रेजेंट कर रही है। विच माइट क्रिएट ए कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी, जो कि समाज में मतभेद को क्रिएट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट मैपिंग के थ्रू आप इस चैप्टर में जितनी भी टर्म्स हैं उनको आसानी से समझ सकते हैं। पार्टिसिपेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस। Book work and notebook work we have discussed in class, so you will read this chapter now with the help of your video and book. आप वीडियो की सहायता से इस चैप्टर को रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। Till then, thank you.